औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 1 की सीरीज़ के लास्ट लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हैं और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे आपके साथ कि इसमें फ़्लो ऑफ कॉस्ट हमने बताने की कोशिश की है आपको, ताकि एक ओवरऑल आपके जहन में कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सपोजर डेवलप हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अभी तक हमने देखा कि हम इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, बीकॉम 1 में जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हुए आए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसके अंदर अभी तक हमने बात की थी सिर्फ एक ही किस्म की इन्वेंट्री की बात हो रही थी, जो कि रेडी टू सेल होती है, जिसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में फिनिश गुड्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम डील करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 स्टेजेस इन्वेंट्री की, 3 अक़साम की इन्वेंट्री होगी। इसकी नेचर वही एसेट की ही होती है, चाहे आपके पास इन्वेंट्री रॉ फॉर्म में हो, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इस रॉ मटेरियल को हम शिफ्ट करते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो ये कहलाती है वर्क इन प्रोसेस। इन प्रोसेस की स्टेज कहलाती है अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद फैक्ट्री से फिनिश्ड होकर निकलती है, तो इसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं। अच्छा, एक बात और आपने बहुत जहन नशीन कर लेनी अच्छे तरीके से कि रॉ मटेरियल हम यूज़ के लिए परचेज करते हैं। आई रिपीट, हम रॉ मटेरियल यहाँ यूज़ के लिए परचेज करते हैं, सेल करने के लिए परचेज नहीं करते। जबकि यहाँ जो फिनिश गुड्स है वो हम सेल करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दोनों बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल के साथ कभी भी वर्ड फॉर सेल नहीं आता, जबकि फिनिश गुड्स के साथ कभी भी फॉर यूज़ का वर्ड नहीं आता। तो चलें अब कॉस्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। एक आपको कोशिश करेंगे कि आप अपने जहन में एक एक्सपोजर डेवलप करें, ताकि आपको इस नेक्स्ट चैप्टर की प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा। तो बात करते हैं, हम कोई भी बिज़नेस जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। अब रॉ मटेरियल जो परचेज़ करते हैं, तो रॉ मटेरियल परचेज़ करने का तरीका क्या है, हमें वो नेट परचेज़ निकालनी पड़ती है और फिर वो नेट परचेज़ अल्टीमेटली हमारे बिज़नेस का हिस्सा बन जाती है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो नेट परचेज़ निकालने का तरीक़ाकार ये क्या है, अभी तक आप पढ़ते हुए हैं, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप इन्वेंट्री ख़रीदते थे, नेट परचेज़ वहाँ कंप्यूट करते थे, बिल्कुल सिमिलर तरीका हमारे पास यहाँ भी मौजूद है। सबसे पहले जब आप कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो उसकी ग्रॉस परचेज़ कहलाती है। उसको आपने ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम मार्केट टू योर रॉ मटेरियल वेयर हाउस। उसके ऊपर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी, जिसे आप कैरेज इनवर्ड के नाम से भी जानते हैं, तो फेड इन के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों में से अगर कोई भी टर्म यूज़ होती है तो यू मस्ट नो कि इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन ही है। तो ये पार्ट बनता है आपकी ग्रॉस परचेज़ का। तो ग्रॉस परचेज़ प्लस ट्रांसपोर्टेशन इन, तो हमारे पास आ जाती है डिलीवर्ड कॉस्ट। डिलीवर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जितना भी माल हमने ख़रीद कर अपने वेयर हाउस भेजा, उसके ऊपर जितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई वो डिलीवर्ड कॉस्ट कहलाती है। अगर उसमें से कोई माल डिफेक्टिव निकल आया, अगर आपने उसको माल को वापस कर दिया, तो अंडरस्टूड है कि जितना माल आपने ख़रीदा है, जितनी की आपकी इनवॉइसिंग हुई है, उसमें कमी आ जाएगी। इस वजह से हम परचेज़ रिटर्न को इसमें से लेस कर देते हैं। इसके अलावा मज़ीद फर्दर आपने कोई डिस्काउंट अगर अवेल किया है, ड्यू टू कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, तो जो भी आपने डिस्काउंट अवेल किया है उस डिस्काउंट को आप माइनस करेंगे, क्योंकि वो आपकी इनवॉइस कॉस्ट को कम करेगा और अल्टीमेटली आपके पास जो इन तमाम कंप्यूटेशन से जो प्रोडक्ट आएगी वो आपकी नेट परचेज़ कहलाएगी। तो इसको उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ गई होगी कि ग्रॉस परचेज़ में ऐड करते हैं परचेज़ रिटर्न, तो डिलीवर्ड कॉस्ट। डिलीवर्ड कॉस्ट में से अब जिस भी वजह से हमारी कॉस्ट में कमी आई, मिसाल के तौर पर हमने माल वापस कर दिया, तो हमें उतने पैसे पे नहीं करने, हमें उसको कम करना पड़ेगा, इसलिए हमने लेस किया परचेज़ रिटर्न। अगर मज़ीद हमने फर्दर कोई डिस्काउंट अवेल कर लिया तो मज़ीद हमने उसको फिर कम किया, क्योंकि विल हैव टू पे लेस अमाउंट। तो जितनी भी अमाउंट अब हमारे लिए पेएबल है वो हमारी नेट परचेज़ की सूरत में हमारे पास मौजूद है।
तो ये काम सारा हम मार्केट में जब ख़रीदारी करते हैं तो ये हो जाता है। तो स्टेज नंबर 1 हमने मार्केट से ख़रीदा और वेयर हाउस शिफ्ट कर दिया अपने रॉ मटेरियल को। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल मार्केट से निकल कर आ गया आपके वेयर हाउस में। मज़ीद आगे बात करते हैं। अब यहाँ किस चीज़ की कंप्यूटेशन है? ये वेयर हाउस तो सिर्फ आपका स्टोरेज प्रोवाइड करता है आपको रॉ मटेरियल की। अब जाहिर सी बात है कि जो आपको माल प्रोडक्शन में डालने के लिए इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फैक्ट्री। अच्छा, ये वेयर हाउस आपका फैक्ट्री के साथ भी हो सकता है। इसको मैंने सेपरेट इसलिए किया है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मैं आपको एक एक्सपोजर डेवलप कर सकूं कि ये फिनोमेना क्या है फ्लो ऑफ कॉस्ट का। तो फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ से कि हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल ओपनिंग, जाहिर सी बात है कि अगर हमारा बिज़नेस पुराना है, ओवर द पीरियड वो चल रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारे पास स्टॉक मेंटेन होता है। तो जो प्रीवियस पीरियड का स्टॉक हमारे पास मेंटेन था, जो बचा हुआ था, वो इस पीरियड में ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग मटेरियल हमारे पास मौजूद है। उसके बाद मज़ीद हमने कुछ परचेजेस की फॉर द करंट प्रोडक्शन पीरियड, जो भी हमने एस्टिमेट किया था वो परचेज करके लाए। तो पहले का जो माल पड़ा हुआ था वो रॉ मटेरियल ओपनिंग है, अभी जो ख़रीद कर लाए वो हमारे पास नेट परचेज हो गया। तो जो पहले पड़ा हुआ था वो और जो अभी ख़रीद कर लाए वो, इन दोनों को आपस में एक्यूमुलेट किया तो टोटल एक्यूमुलेटेड रॉ मटेरियल जो आ जाएगा हमारे पास वो अवेलेबल फॉर यूज़ होगा। तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ यानी कि जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा इस वक्त हमारे पास स्टॉक में मौजूद है। किस चीज़ के लिए? यूज़ होने के लिए, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, फॉर द पर्पस ऑफ यूज़ होने के लिए मौजूद है। अब इसमें से दो ही चीज़ें बन जाती हैं कि या तो कुछ माल स्टिल आपके पास इन स्टॉक होगा और जो आपके पास मौजूद नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो आपने यूज़ कर लिया होगा। तो ये यूज़ कहाँ हुआ होगा? ये यूज़ होगा आपका फैक्ट्री जाकर। आई रिपीट, रॉ मटेरियल बिगनिंग या ओपनिंग, इसमें ऐड करेंगे नेट परचेज जो ख़रीद कर लाएं। तो इस वक्त आपके पास जो स्टॉक में रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। इसमें से कुछ माल बच गया, जो बच गया वो रॉ मटेरियल एंडिंग है, और जो माल हमारा फैक्ट्री हमने ट्रांसफ़र कर दिया वो हमारा रॉ मटेरियल यूज है। तो दिस रॉ मटेरियल इज ट्रांसफर टू फैक्ट्री। अब आ जाते हैं फैक्ट्री। अब फैक्ट्री कौन सी स्टेज है, मैं यहाँ भी थोड़ा सा मेंशन करने की कोशिश करता हूँ कि ये तो रॉ मटेरियल की फॉर्म है। यहां आ जाते हैं, ये हमारा कहलाता है वर्क इन प्रोसेस, और यहां से माल जो शिफ्ट होगा फिनिश्ड गुड्स के वेयर हाउस, ये कहलाएगा फिनिश्ड गुड्स। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ आ गई होगी यहां तक। आगे फर्दर चलते हैं। अब फैक्ट्री के अंदर जो माल हमने ट्रांसफ़र किया है रॉ मटेरियल यूज्ड, वो ये मौजूद है। मज़ीद हमने इसके ऊपर काम करने के लिए जो लेबर एक्वायर की है, लेबर हमने इसके साथ डाली है। तो रॉ मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आपके पास आ जाती है, फिर इस प्राइम कॉस्ट के साथ मज़ीद प्रोडक्ट कॉस्ट की जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जिसे हम एफओएच के नाम से जानते हैं, एफओएच इसके साथ ऐड होता है, तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, करंट प्रोडक्शन पीरियड में जितनी भी आपने कॉस्ट इनकर्ड की फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, ये करंट प्रोडक्शन पीरियड में आपने अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट इनकर्ड की। आई रिपीट, ये भी आपका वर्क इन प्रोसेस ही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आपका वर्क इन प्रोसेस है। एज यू कैन सी हियर कि इट इज़ द स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो ये भी आपका वर्क इन प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस। अब जैसे कि हमने आपके साथ डिस्कस किया कि फैक्ट्री अपने ऑपरेशंस
प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस प्रोडक्शन पीरियड से कैरी कर रही है, तो कुछ ना कुछ उसके पास स्टिल इन प्रोसेस चीज़ें मौजूद होंगी लास्ट प्रोडक्शन पीरियड की। तो जो पिछले प्रोडक्शन पीरियड की एंडिंग इन्वेंट्रीज हैं वो इस प्रोडक्शन पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्रीज बन जाएंगी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने करंट पीरियड के अंदर इनकर्ड की, प्लस जो पहले से हमारे पास फैक्ट्री के अंदर मटेरियल जिसके ऊपर काम कर रहे थे प्रोडक्शन में मौजूद था, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग हो गया। तो जब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो इस वक्त जो टोटल हमारी फैक्ट्री के अंदर माल प्रोडक्शन में पड़ा हुआ है वो कहलाता है टोटल वर्क इन प्रोसेस। और टोटल वर्क इन प्रोसेस के बाद आगे फर्दर अगर हम आपसे बात करें तो इस टोटल वर्क इन प्रोसेस में से दो ही स्टेजेस बाकी रह जाती है इन्वेंट्री की, या तो वो फिनिश्ड हो जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां, या तो वो फिनिश्ड हो जाएगा या स्टिल वो वर्क इन प्रोसेस यानी कि फैक्ट्री में ही मौजूद रहेगा। तो टोटल वर्क इन प्रोसेस में से जो माल आपने फिनिश कर लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, वो फिनिश गुड्स वेयर हाउस ट्रांसफर होगा, और जो माल स्टिल इन प्रोसेस है वो आपका वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपकी बात समझ आई होगी। आगे फर्दर इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। फिनिश गुड्स बिगनिंग, फिनिश गुड्स बिगनिंग जो पहले से मौजूद है हमारे पास, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम प्रीवियस पीरियड से चीज़ों को कैरी कर रहे हैं। फिनिश गुड्स जो पहले से स्टॉक में मौजूद है, अगेन जो हमने प्रोडक्शन यहाँ की थी जिसे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का नाम दिया था, वो भी हमारे फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र, फिनिश गुड्स वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हुआ। तो इस वक्त जो हमारे पास टोटल अवेलेबल फिनिश गुड्स फॉर सेल है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा। और इसमें से भी मज़ीद हमारे पास दो ही कैटेगरीज बन पाएंगी, या तो हमने इसमें से कुछ माल मार्केट में सेल कर दिया होगा जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते हैं, या स्टिल कुछ ना कुछ हमारे पास माल फिनिश गुड्स की सूरत में हमारे स्टॉक में मौजूद होगा। तो फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से अगर हम लेस कर देते हैं फिनिश गुड्स एंडिंग, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि वी हैव सोल्ड इट आउट टू मार्केट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ, अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।